सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? आई होप सभी से भी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम आपका आ रहा है और डेफिनेटली एग्ज़ाम डेट भी अपनी क्लियर है। तो उसी के लिए हमने ऑलमोस्ट 30 प्रैक्टिस सेट एक्स ग्रुप के इंग्लिश के एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप का हो जाएगा और हम रागा की भी प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगी चीज़ें और आपको मतलब सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ना ही पढ़ाया जाएगा। और रहा इसमें एक वोकैब सेक्शन जो 7 से 8 नंबर का आएगा, वो आपको ट्रिक से याद करा देंगे, मतलब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब ये मतलब कि इधर उधर की बातें करते नहीं, चलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंग्लिश मॉक टेस्ट फर्स्ट होने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन पर डेली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, मे भी हो सकता है तुरंत मत अपलोड करें, बट आपको देखने को जरूर मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ऑल इन एजुकेशन के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हम डिस्कस करें यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, पेपर में भी अपने को 20 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन करने होंगे। बेसिकली आप इंग्लिश का टाइम मैथ्स में नहीं दे सकते हो, तो आपके पास इंग्लिश करने के लिए अच्छा टाइम होता है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको इंग्लिश अगर ठीक ठाक आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में ख़त्म कर दोगे, बट आप पैसेज में थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बताना है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन द लाइक, आपको सेम मीनिंग बताना है, साइनोनिम। ठीक है, जेनेरिक का मतलब क्या होता है भाई? पहली मीनिंग है जेनेरिक और इसका हमें बताना है साइनोनिम। पहली मीनिंग यहाँ पे है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आप सभी ने वर्ड सुना होगा, बोलते ना भाई हमें स्पेसिफिक चीज़ें दिला दो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइप में। स्पेसिफिक का मतलब होता है डिटेल्ड, लाइक एग्जैक्ट। इसका अगर साइनोनिम हमसे पूछा जाए तो एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं, इसका साइनोनिम हो जाएगा। ठीक, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? इसे बोल सकते हैं क्लियर। आज मैं फ़ोन पे ही वीडियो कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से पीसी पे करूँगा, थोड़ा सा वॉइस का इशू था, उससे हम आज से ही कर लेंगे, तो कल से हम करेंगे। क्लियर हो जाता है। ऑब्वियस एक मीनिंग होता है, OBVIOUS। ठीक है, ऑब्वियस एक मीनिंग होता है, आप इनको लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे डिफिनाइट। डिफिनाइट का इरर मीनिंग में आपसे पूछता है। ये देखो डेफिनेटली सभी को पता होता है, लेकिन कभी कभी अपने को गलती हो जाती है, तो आप सभी ऐसे याद रखना, डी देन फिनाइट, FINITE, डी देन फिनाइट, डिफिनाइट। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित, सर्टेन। ठीक है, तो जेनेरिक का जो साइनोनिम होगा वो होगा यूनिवर्सल। जेनेरिक का जो साइनोनिम होगा वो होगा यूनिवर्सल। ओके, तो आगे नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। जेनेरिक लाइक लगातार जो समूह से चलता आ रहा है, जो लाइक पक्का है, उसे हम बोलते हैं जेनेरिक, तो यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ आपने सुना होगा, जो चीज़ बिल्कुल पक्की होने वाली है वो हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपोजिट अपने को बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है अपोजिट बताइए, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुअल। ग्रेजुअली आप सभी ने सुना हो भाई, ग्रेजुअली काम करो यार, या फिर ग्रेजुअली काम हो रहा है, इसे थोड़ा सा फास्ट करो। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? काफ़ी स्लो होना, मतलब स्लो होना। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। रेगुलर का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, मतलब लगातार। ठीक है भाई, रेगुलर क्लास करना है आप सभी को। जेंटल का मतलब होता है हम्बल, विनम्र। पोलाइट आप सभी बोल सकते हो, POLITE। ठीक, पोलाइट। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमे। अपने को अपोजिट बताना है सर, तो ग्रेजुअली का मतलब क्या हुआ? धीरे, तो स्लो तो हो नहीं सकता, ये तो साइनोनिम हो गया। जेंटल का मतलब भी होता है विनम्र, नम्र, तो ये भी नहीं होगा। रेगुलर मतलब नियमित होता है। ठीक है, अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? बाधा डालना, ये इसका साइनोनिम हो जाएगा। 2 का राइट मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक चीज और बताता हूँ, बाधा की मैं कुछ मीनिंग यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कुछ मीनिंग मैं लिख देता हूँ, आप सभी अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। एक होती हिंडर, HINDER, हिंडर मतलब होता है बाधा। एक होती ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल OBSTACLE। ठीक है, बी क्यों लिख दिया? OBSTACLE, ऑब्स्टिकल। ठीक है, एक होती है बॉटलनेक, बॉटलनेक। ठीक है, बॉटल में मतलब नेक लग गया तो मतलब बॉटलनेक एक बाधा ही है। ऑब्स्टिकल हो गई। ऑब्स्ट्रक्शन एक होती है, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन होती है एक। ठीक है, एक मीनिंग और होती है इम्पेडिमेंट। हिंडर, एक तो हिंडर हो गई, इसी में हिंड्रेंस भी पूछ देता है, हिंडर का हिंड्रेंस भी पूछ देता है, उसका मतलब भी बाधा ही होता है। ठीक, आगे एक मीनिंग यहाँ पे आई थिंक आप सभी ने नोट कर ली होगी, एक होती इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब ये होता है बाधा। आप मतलब जा रहे थे, रास्ते में पेड़ आ गया, पेड़ आ गया तो वो आप सभी के लिए क्या था? एक बाधा ही था। तो हमने कौन कौन सी मीनिंग पढ़ी? अब्रप्ट का मतलब बाधा, हिंडर पढ़ा, हिंड्रेंस पढ़ा, ऑब्स्टिकल पढ़ा, बॉटलनेक पढ़ा। ठीक,
तो ये कुछ मीनिंग थी। आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली का एंटोनिम हो जाएगा अब्रप्ट। नेक्स्ट है, अपने को करेक्ट मीनिंग यहाँ पे बतानी है, ठीक है, करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो 3 स्पेल्ड करेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है। 3 मीनिंग सही है। वाइल्डरनेस लिखा हुआ है, हाँ, एक्सटर्मिनेटेड लिखा हुआ है, अनमैनेजेबल लिखा हुआ है, मैनेज द नेबल। अनमैनेजेबल की स्पेलिंग गलत करने वाली है, देखो अन तो सभी जानते हो, यहाँ पे देखो मैनेज ध नेबल, मतलब धन मतलब प्लस, MANAG मैनेज सबको आती है। अनमैनेजेबल किसी से बोलोगे कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं बोल मैनेज की स्पेलिंग लिख दो भाई, फिर इसके बाद मैं बोलूँ एबल की स्पेलिंग लिख दो। आपने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी, लो बिल्कुल सही है, यही तो लिखा हुआ है। अन पहले जोड़ दिया, मैनेज जोड़ दिया, फिर एबल, अनमैनेजेबल हो गया। एक्सटर्मिनेटेड भी सही है, एक्स्ट्रा से बना है, मान लो एक्स्ट्रा ज्यादा होता है। आगे वाइल्डरनेस बिल्कुल सही है। ओके, वायलेंस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। वायलेंस आप सभी ने सुना होगा, अहिंसा, गांधी जी वाला वायलेंस वही है। VO नहीं होता यहाँ पे, VI होता है, VIOLENCE। वायलेंस का मतलब क्या होता है, लाइक अपराध टाइप में, ठीक है। आगे चले यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, एरर का। बेसिकली मैं बता दूं, टॉप 70 रूल्स हैंड रिटन मैंने खुद के आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। उनका कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको गैलरी सेक्शन में जाना है, उनको पढ़ लेना है। ये एरर के क्वेश्चन जो एयरफोर्स पूछेगा ना भाई, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और उसमें भी फिक्स है कि ये वाला टाइप ही आपका आएगा। 100 आउट ऑफ 100% यही टाइप आएगा। मतलब ये टाइप कि इन्हीं टाइप में जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, मैंने आपको तीनों बता रखे हैं। अगर एक प्रेजेंट में है, ठीक है, तो दूसरा आपका सिंपल, अगर प्रेजेंट में तो दूसरे वाला भैया फ्यूचर में आ जाएगा, विल और शैल में वर्ब आ जाएगी, ठीक है। एक में अगर सेकेंड फॉर्म है तो इधर वुड आ जाएगा, ठीक। एक में हैड है तो इधर भैया वुड हैव आ जाएगा। बस वही तो एरर थी, यहाँ पे हैड दे रखा है पास्ट में, तो इधर विल क्यों लगा रखा है, विल हैव क्यों लगा रखा है। सर यहाँ पे गलती है ऑप्शन नंबर सी पे। 3 रूल है, आप अगर टेलीग्राम से जुड़े होगे तो मेरे पेपर दे के आए होंगे, तो यही रूल मोस्टली इन्हीं से पूछता है एयरफोर्स। तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स। सर ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, मतलब फ्यूचर में है, बट प्रेजेंट वाले मतलब सेंस में बात की जा रही है, जबकि ये पास्ट में होना चाहिए। ओके, सो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। वी विल हैव नहीं होगा, वी वुड हैव होगा, वी वुड हैव होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता है, क्लोज ऑल द विंडो। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा। क्लोज ऑल द विंडो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैं सिंपल से बता दूं, जब इस तरह का आपका है तो हमेशा लेट से बनाना होता है। पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव के एक दिन आपको मैं लगभग 50 वर्ड मतलब 50 करा दूंगा, साथ में रूल्स भी कर लेंगे और MCQ भी कर लेंगे, तो फिर आप कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। सिंपल सा है, V1 का आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है, इधर V3 आता है, तो क्लोज का क्लोज्ड बनेगा। ये देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अभी नहीं दोनों पे था, बट इन्होंने आल से स्टार्ट कर दिया है, जो गलत है, ठीक है। तो आप लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े 6 नंबर, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, डिफिकल्ट ये भी नहीं है, सिंपल सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन अपने सामने। अब इससे हमें यहाँ पे करना है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। ऑल राइट की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गलती मत करना, ALL काफी कैंडिडेट कर देता है। सेड द डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये डॉक्टर ने कहा, ओके। यहाँ पे भाई सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सेम टू सेम यही रहेगा। आप सेंटेंस में आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, चारों सही है। एवरीथिंग आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके, एवरीथिंग आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब EJMR जो कन्वर्ट होता है वो वाज वेयर में कन्वर्ट होता है, वर्ब का खेल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक्टिव पैसिव का बोला वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करा देंगे, केवल वर्ब आपको यहाँ पे बदलना था, इज की जगह पे वाज आएगा। पहले में आर है, इज है, विल भी कहाँ सर होगा, वाज। आंसर नंबर 6 का डी हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ था ही नहीं, आगे कुछ करना ही नहीं है, वही हो जाएगा, एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। सारी की सारी चीज़ें हैं जो सही होने जा रही थी। पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। वर्क एंड डोमेस्टिक डॉट मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। वर्क एंड डोमेस्टिक काजल को बना दिया शॉर्ट टेम्पर्ड, ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं, तो वर्क एंड डोमेस्टिक फोर्सेस मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। फोर्स किसी को बाध्य करना होता है, वेट तो देखो यहाँ पे नहीं आएगा, वर्क है कोई काम है, और डोमेस्टिक क्या हो सकता है, डोमेस्टिक दबाव बल,
ऐसा कुछ नहीं। डोमेस्टिक भार, कार और फिर मतलब घरेलू भार, ऐसा भी नहीं। ग्रेविटीज, ये तो होगा ही नहीं। प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, चिंताएं, वरीज, यहाँ पे वरी भी आंसर हो सकता है, वरीज। ठीक है, कि वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। जो वर्क है, कार है और डोमेस्टिक प्रेशर है, ठीक है, काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, बना दिया। ठीक है ना, तो अपना यहाँ पे जो सही सेंटेंस फिलर में आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बेहतर होगा। ओके, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर। चूज द करेक्ट वर्ड। हमें यहाँ पे फिर से करेक्ट वर्ड को चूज करना है। सिंपल सा है, देखो, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डॉट डॉट हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, रिलेटिव ने उसकी हेल्प करी है, ठीक है, हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन परिस्थितियों में उसकी हेल्प करी है रिलेटिव्स ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल देखो, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव अलाउड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, अनुमति दी इन डिफिकल्ट टाइम्स। नहीं सर, ऐसे कहाँ हो गया अलाउड? अप्रूव मतलब अनुमति सेम हो गया, पास्ट मतलब सेम टू सेम होगा, सपोर्ट किया है। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है, उनकी उसका डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट किया है किसने? उनके रिलेटिव्स ने। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आगे ये अलाउड, अप्रूव्ड और पास्ट, ये तीनों साइनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अनुमति देना इसका राइट मीनिंग होता है। नेक्स्ट मीनिंग है यहाँ पे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री डॉट डॉट योर आइडियाज। ठीक है, हम मतलब रिस्पेक्ट करते हैं बट हम आपके आइडियाज़ से, लाइक किसी से बात हो रही है, देखो एग्री के साथ में दो मतलब प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्री विथ होता है, एग्री एट होता है। ठीक है, किसी से, अगर किसी पर्सन से है भाई मेरे, तो आप पर्सन से हैं, अगर किसी, तो आप विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर किसी चीज़ से है, ठीक है, किसी थिंग से है, किसी वस्तु से है, तो आप एट का यूज करेंगे। ठीक है, एट का यूज करेंगे। तो अगर किसी पर्सन के बारे में ही बात हो रही है तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे एट तो है ही नहीं। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो आप विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री विथ योर आइडियाज, हम आपके आइडियाज से एग्री नहीं करते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड। हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड को चुनना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पिग का जो बच्चा होता है ना भाई, वो क्या होता है? ये एयरफोर्स में पूछता है, ये एयरफोर्स में पूछता है। ठीक है, तो सब पिगलेट बोलते हैं। पिग का पिगलेट बिल्कुल इजी है, देखो पिग में PIG इसमें भी आ रहा है, PIG इसमें भी आ रहा है। ठीक है, कब जो होता है ना भाई, वो लायन का होता है, LION। लायन के बच्चे को हम कब बोलते हैं? CI मतलब CUB कब होता है? LION, लायन के बच्चे को। फॉन किसका बच्चा होता है? तो डियर, हिरन, वो प्री वाला डियर नहीं। ठीक है, ये डियर आगे। और ये जो काऊ का बच्चा होता है उसे हम काल्फ बोलते हैं। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर। समझ में है, पिग का पिगलेट हो गया, ओके, लायन का कब हो गया, और काल्फ, काऊ का काल्फ हो गया। सी फॉर काऊ, सी फॉर काल्फ। ओके, आगे डियर का फॉन हो गया, डियर का फॉन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इडियम एंड फ्रेजेस, देखो एग्जाम रिलेवेंट है बिल्कुल, मॉक टेस्ट जैसे पेपर में आएगा ना उसी तरह से सेट किया है कि आपको मतलब ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा ना भटकना पड़े, आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी तरह से है। बैंग फॉर द बक, हमसे पूछा है बैंग फॉर द बक। ठीक है, ये हमसे, अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको सेंस लगाना होता है। तो सिंपल से इसका राइट आंसर हो जाएगा डैश अगेंस्ट समथिंग, किसी के अगेंस्ट में करना। मोर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, बैंग फॉर द बक, बैंक मतलब कुछ ज़्यादा होना, फॉर द बक के लिए, तो मोर वैल्यू फॉर मनी होता है इसका राइट आंसर। मोर वैल्यू फॉर मनी होता है इसका राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, मोर वैल्यू फॉर मनी। बैंक फॉर द बक मतलब मोर वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला, अगर आपने ग्रामर रूल्स वाली वीडियो देखी है ना भाई, तो ये कर लोगे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। ठीक है, मैनी एफर्ट एट ऑल, तो हमें यहाँ पे बताना है सिंपल सा। मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो हार्डली, स्क्रैचली, ठीक है, बेयरली, नन, ये सारे के सारे भाई निगेटिव सेंटेंस रखते हैं, मतलब इनका मतलब ही क्या होता है, निगेटिव होते हैं। तो एक चीज़ आप सभी को यहाँ पे समझ जानी चाहिए कि जो
हार्डली आ रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब ना के बराबर बात हो रही है, जबकि यहाँ पे मैनी भी लगा दिया भाई, मतलब पहले यहाँ पे ना नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, सी नंबर, मैनी एफर्ट एट ऑल, बिकॉज इधर तो ठीक है लेकिन मैनी को आपने गलत लगा दिया, तो मैनी की जगह आप कोई निगेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, तो मैनी की जगह पे आप एनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एनी वैसे भी हम निगेटिव में यूज करते हैं, एनी और सम में कंफ्यूज मत होना, सम एज अ पॉजिटिव यूज करते हैं सेंटेंस में और एनी का हम निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। सम का यूज हम और भी कर सकते हैं, जब कोई रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो तो फिर हम निगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर की बात की जा रही हो, पोलाइट की बात की जा रही हो, तो फिर हम सम का यूज कर सकते हैं ना निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अदरवाइज निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप एनी का यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में आप सम का यूज करेंगे, ओके। इस सेंटेंस में क्या था, ऑलरेडी सेंटेंस निगेटिव था, उसके साथ मैंने मैनी का यूज किया जो गलत हो रहा था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वन वर्ड। OWS हमें यहाँ पे करना है, हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, ठीक है। एक हर्ड है ऑफ फ्लॉक्स, ठीक है, जानवरों का, पक्षियों का, ऑफ एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों का, बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, ठीक है। बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, उसे आप क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, वो चीज़ हमसे पूछा है, तो उनका हर्ड को पूरा क्या बोला जाता है, उसे हम ड्रोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोव। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ड्रोव, ठीक है। जैसे लोगों का नहीं होता, लोगों की भीड़ है तो मॉब बोला जाता है, ठीक है, वैसी वाली। तारों का समूह क्लस्टर हो जाता है, क्राउड, लोगों की भीड़ बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही ड्रोव वर्ड है, ड्रोव का वर्ड मतलब जानवरों का झुंड, पक्षियों का समूह, उसे हम ड्रोव बोलते हैं, DROVE, ठीक है। अगर हम और भी यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एक बार, क्राउड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल का मतलब ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल अगर है किसी प्लेस पे तो हम बोलेंगे क्राउड। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर एक प्लांट्स का भी समूह होता है, ठीक है। पीपुल का भी कभी कभी समूह के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं क्लस्टर का। आगे अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं थ्रंग का, थ्रंग का भी यही होता है, लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल, लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल, लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ड्रॉप तो मैंने बता ही दिया आप सभी को। नेक्स्ट 14 नंबर PQRS, ये वही सिंपल होता है, मतलब इसमें तो कुछ अपने को करना ही नहीं होता, ठीक है। PQRS जो होता है इसमें अपने को ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है, इसमें हमें क्या हो, सेंटेंस को सेट करना होता है और एलिमिनेट करना होता है, ऑप्शन को ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 14 नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई कौन सा राइट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल। भाई मेरे जब आपने देखा ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, क्या कर दिया हटा, मैंने उसे ब्लैंक ही कर दिया। यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स, की बहुत सारे रीजन्स है सेकेंडरी। इससे पहले मतलब क्या है, इससे पहले मतलब पहले कुछ बात हुई है, पहले इसके पहले कुछ रीजन्स रहे हैं। एज वेल मतलब इसके पहले कुछ बात हुई है, मतलब कि ऑप्शन ए वाले जो भी हैं वो कभी राइट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हमने काट दिया, ऑप्शन नंबर डी हमने काट दिया। अब सेंटेंस आपका ए हो सकता है या सी हो सकता है, मतलब डी से स्टार्ट होगा। चलो हम डी से देखते हैं, मतलब दो ऑप्शन तो आपने हटा दिए ऐसे ही। आगे देखते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे, ठीक है। उसके बाद अब केवल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की गई है, ओके। उसके बाद इंक्रीज्ड कार्बन, अच्छा डी के बाद बी है और डी के बाद ए है, ओके। तो द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, ओके, डी के बाद बी। increased carbon dioxide in the primary over driver of global warming, there are many secondary। भाई मेरे मिल गया, देखो हिंट मिली यहाँ पे प्राइमरी ड्राइवर की बात की गई है, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी रीजन की बात की गई है, मतलब कि सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमने जो किया था वो गलत है, सी तो यहाँ पे बाद में दे रखा है। मतलब अब आप समझे यार, पहले सेकेंडरी की बात होगी कि प्राइमरी की बात होगी, सिंपल सा है सर। पहले प्राइमरी की बात करेंगे तभी सेकेंडरी की बात करेंगे, तो प्राइमरी मतलब पहले सी ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे सी इन्होंने लास्ट में भेज दिया है, तो हमने दो ऑप्शन तो पहले ही हटा दिए थे, इसे हमने यहाँ पे हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। समझ में आया भाई, ठीक है। ऐसे करेंगे तो एलिमिनेट करके ये ईजिली हो जाते हैं। आगे फिर से एरर का क्वेश्चन है, तो द वेदर इज मच मोर वार्मर दैन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। 15 नंबर, ये सिंपल सा है,
ठीक है। सिंपल से यहाँ पे मच मोर दोनों का यूज कर दिया तो गलती आप सभी को मिल गई होगी, ठीक है। जब हम किसी दो चीज़ों का भाई कंपेरिजन करते हैं तो हम मच मोर है और मच दोनों का साथ में यूज नहीं करते हैं ना, तो गलती तो हमें मिल गई। तो आप मोर हटा दीजिए, ठीक है, मच वार्मर रहने दीजिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर बढ़ता है पेपर में। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी तक हमने लगभग 15 क्वेश्चन किए और 20 मिनट हो गए वीडियो में, लेकिन आपको पेपर में इतने ही टाइम मैंने पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें बताई। पेपर में करना होता भाई 6-7 मिनट में पेपर आराम से हो जाता। आगे पैसेज हम पढ़ लेते हैं, बाकी आप ये बताइए कि भैया पैसेज भी करा दिया करो, तो हम डेफिनेटली पैसेज भी करा देंगे। अभी आज हम पैसेज नहीं करेंगे, देख लेते हैं किस टॉपिक पे क्या है स्टोरी। धीरे धीरे ग्रोइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डेवलप होना, विकसित होना। पैरेलल आप सभी ने सुना होगा, समांतर होता है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी एंड चैलेंजेस ऑफ मेंटेन मतलब बनाए रखना होता है लैंग्वेज पॉलिसी। ओके, चैलेंजेस आप सभी जानते हो, स्पेलिंग देख लेना चैलेंजेस की। बिटवीन रीजनल लैंग्वेज, माइनॉरिटी लैंग्वेज एंड द राइजिंग डिमांड फॉर इंग्लिश, द यूरोपियंस लैंग्वेज पॉलिसी प्रमोट्स multinationalism and the idea that every European citizen should learn and speak at least 2 foreign languages in addition to their mother tongue. In practice, the foreign language curriculum in European countries is dominated now by the need to learn English. So the de facto policy is the children should be addition to the language of their member state. ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, इतना बड़ा ही आता है, थोड़ा सा और बड़ा था मैंने कट कर दिया यहाँ पे। तो मैं आप सभी प्रैक्टिस करना हो तो आप कर लेना, ठीक है। जोनास, देयर इज अ पैरेलल बिटवीन इंडियन यूरोपियन as regard language policy, trade policy, foreign policy, cultural policy। तो आई थिंक लैंग्वेज पॉलिसी था, ये देखो लैंग्वेज पॉलिसी मिला पहले का आंसर, ठीक। सिंपल से वही देखो, इंडिया एंड यूरोप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, सिंपल सा पैसेज से देखा आंसर हो गया। ऐसे ही भाई क्वेश्चन आते हैं। फिर से क्वेश्चन मिला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फॉरेन लैंग्वेज पॉलिसी इन द यूरोपियन एम्स टू फॉस्टर मल्टीनेशनलिज्म होगा। मल्टीनेशनलिज्म नहीं पता मुझे, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आगे ऊपर से देख के वन लाइनर है, ऊपर से बस देख के यहाँ पे लिख देना है। तो ये बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं। आप अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट सेशन से मैं आपको ये भी करा दूंगा। कभी कभी चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे वोकैब्स का भी देखने को मिल जाए, इस वजह से 5 से 6 वोकैब्स आपको आराम से देखने को 20 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर 16-17 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा और 20 नंबर तक आप इजिली इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्कोर बनेगा। बाकी आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।